So hello students, today we are going to start our new chapter, the chapter number 6, cash flow statement. देखिए ये टोटल चैप्टर जो आपको कवर करेगा आपके 6 मार्क्स, करेक्ट। 6 मार्क में आपको 4 मार्क्स का एक कैश फ्लो का सम आएगा, जिसमें आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। एंड 1 मार्क का जो आपको आएगा, 1 मार्क का आपको एक ऑब्जेक्टिव आएगा एंड 1 मार्क का जो आपका आएगा वो शॉर्ट लाइंस, मतलब 1 लाइन का जो आंसर होता है सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। 1 लाइन भी हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है, या कोई एक आंसर निकालना भी हो सकता है। तो टोटल इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कहूँ तो 6 मार्क का वेटेज कवर करता है। एंड स्टूडेंट, ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मार्च में आपकी एग्जाम आने वाली है। तो मार्च में जब आपके एग्जाम आएगी उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो प्रिपरेशन के लिए मैं अलग अलग वीडियोस डाल रहा हूँ, जैसे कवर 11 मार्क्स, कवर 3 मार्क्स। तो ये ऐसे ही नहीं डाला, गारंटेड वो अगर आप वीडियो देखोगे ना, गारंटेड आपके वो मार्क्स कवर होंगे। लेकिन सिर्फ करना क्या होगा कि आपको वीडियो देखते देखते सम करने हैं। अगर आप वीडियो देखते देखते सम करते हो तो मैं जनरली कहूँ ना, अकाउंट सब्जेक्ट में आप मेरे टोटल जो भी वीडियोस अपलोड हुए अगर वो देखें तो आप मैक्स टू मैक्स 3 डेज में वो सारे वीडियोस कवर कर सकते हो और सम भी करते रहो। तो 3 डेज में आपको 100 में से 90+ मार्क्स आ सकते हैं, 90+ मार्क्स, क्योंकि मैं विद लॉजिक समझा रहा हूँ और हर एक सम कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आने वाले दिनों में जैसे फरवरी या जनवरी विलियम्स एग्जाम आएगी आपकी, तो एग्जाम में जो पेपर्स आते हैं वो भी हम सॉल्यूशन करेंगे। ब्लूप्रिंट जो है एग्जाम में, जैसे किस तरह से पेपर पैटर्न आने वाला है, उसकी मैं एक स्पेशल अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें अकाउंट स्टेट्स बहुत कवर करूंगा। तो ये तो मेरा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको बताना जरूरी लगा, तो मैंने आपको समझाया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये यहाँ पे जो वर्ड है कैश एंड फ्लो एंड स्टेटमेंट, इसे समझना जरूरी होता है। अगर आप किसी से भी अगर आप इन फ्यूचर आगे चाहोगे, कहीं प्रोफेशनल जॉब करोगे, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली पूरा माइंड आपका तब तक तो खुल चुका होगा। लेकिन क्या है ना कि हमें चैप्टर कभी भी स्टार्ट होता है तो हमें समझना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर के अंदर होता क्या है। तो चैप्टर का नाम देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। यहाँ पे सबसे वर्ड जो पहला है वो कैश है। कैश आप समझ सकते हो कैश क्या होता है। कैश वही चीज होता है जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर में जो वाइड टर्म है ना कैश का वाइड टर्म अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको, एक सेकंड, अगर मैं आपका कैश का वाइड टर्म कहूँ तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात हो रही है। ये आपने जो वर्ड है ना, आपके फाइनल अकाउंट वर्ड में काफी सुना होगा, जो कि हमने पार्ट 2 चैप्टर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट कवर किया होगा। उसमें आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड काफी बार सुना होगा। तो यहाँ पे कैश मीन्स के कैश 3 चीजें होती है। एक तो आपका नॉर्मल जो कैश रहता है वही, सेकंड थिंग रहती है बैंक बैंक बैलेंस, सॉरी बैंक तो नहीं, बैंक बैलेंस। आपके बैंक में जो पैसा भरा होता है वो भी तो एक टर्म ऑफ मनी है। आपको जब चाहिए तब आप उनको किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, क्लियर। और कभी भी आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। तो ये एक तरह का क्या हो गया, आपका कैश ही हो गया। जहां जहां वर्ड कैश यूज हो रहा है, कैश इनफ्लो यूज हो रहा है, कैश आउटफ्लो यूज हो रहा है, वहां वहां समझ जाना कि कैश इंक्लूड्स बैंक बैलेंस प्लस इंक्लूड्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब कि ऐसी सिक्योरिटीज जो कि आजकल आप देखते हो ट्रेडिंग, आप जब चाहो क्या करते हो, परचेस कर लेते हो शेयर्स, जब चाहे आप उसे सेल कर दो। तो परचेस किए हुए आपने आपने आपको अभी के अभी अगर सपोज कर लो कि आपने 1 लाख रुपीज के 1 रुपए के हिसाब से आपने 1 लाख के शेयर्स परचेस किए। अब आप इसको अभी के अभी सेल करोगे तो क्या आपके
इन अगर सपोज करो कि इसकी अभी करंट वैल्यू 2 रुपया हो या 0.50 हो, इसके लॉस में 50 जा रहा है या प्लस में 1, कोई भी वैल्यू हो, आप उसको सेल करके इन मनी कर सकते हो, तुरंत कर सकते हो ना। तो ये भी एक तरह की मार्केटेबल सिक्योरिटी भी क्या हो गई आपकी, कैश हो गई। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये चीज हो गई, ये एक बाय टर्म हो गया। अब सेकंड चीज है जो कि फ्लो। फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। सपोज करो फ्लो को हम समझते हैं कुछ इस तरह से कि ये एक पानी है नदी का, और ये नदी का जो भी है डैम समझ लो जहां पे पानी रुकता होगा, ठीक है। अब ये पानी यहाँ रुका है, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये पानी फ्लो हो रहा है, ये पानी फ्लो हो रहा है मैं ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि ये पानी वहीं का वहीं ठहरा है। अगर सपोज कर लो कि ये डैम है, ये पानी है, यहाँ पे इन्होंने एक कुछ इस तरह से कुछ बनाया होगा, कंस्ट्रक्ट किया होगा कि जो एक डैम में से ये दूसरे डैम में जा रहा है, फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसे कुछ सिनेरियो बनाया होगा जो ये सेकंड डैम से थर्ड डैम में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक फ्लो हो गया। अब फ्लो आगे की तरफ जा रहा है। अब ये डैम से सपोज करो अभी ये डैम में गया, फिर ये डैम में गया, फिर ये डैम में गया, अब उल्टी की तरफ भी फ्लो हो रहा है। तो ये मैं कहूँ आउटफ्लो, वर्ड कह रहा हूँ जैसे आउटफ्लो, ठीक है। तो ये चैप्टर में भी जो आपको है ना, दो चीजें निकालनी है, कैश का फ्लो निकालना है। कैश का फ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब देखो इनफ्लो मतलब क्या, आउटफ्लो मतलब क्या। देखो क्या होता है कि एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस जो करता है वो गांव सेवा के लिए नहीं करता, वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करता है। क्या जनरेट करने के लिए करता है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करता है। तो वो क्या करता है कि वो उस इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। अब अपने इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसका रिटर्न भी तो जो उससे चाहिए होता होगा, तो रिटर्न भी उसे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब उसे पता चल रहा हो कि मेरे बिजनेस में हो क्या रहा है। मेरे बिजनेस में कैश इनफ्लो तो हो रहा है, लेकिन मेरे बिजनेस में कैश आउटफ्लो भी हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है। तो देखो आपने अभी तक कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना सीखा होगा, जहां पे हम पूरे साल परचेज सेल्स की एंट्रियां कर चुके होते हैं, 100 200 काफी एंट्रियां कर चुके होते हैं। फिर लास्ट में हम वो बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि कंपनी का प्रोग्रेस कितना हुआ। अब क्या होता है कि लास्ट में बैलेंस शीट होती है। अब बैलेंस शीट में सब कुछ दिया गया होता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ट्रांसफर करके इन शॉर्ट हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कितना हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी की आखिर कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है। तो ये सारी चीजें जो किस तरह से हुई होगी, हवा में तो हुई नहीं होगी। अगर हमने सेल करी होगी, शुरुआत वहां से करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, हमने परचेस करी होगी तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा, फ्री में तो आया नहीं होगा। फिर हमने सेल करी होगी तो क्या होगा, सेल किया होगा तो कैश इनफ्लो हुआ होगा। फिर क्या होता है, अब जब कैरेज इनवर्ड होता होगा, ऐसी हवा में तो आएगा नहीं माल, उस पर हम भाड़ा खर्चेंगे तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा। अभी हम सेल करेंगे तो वापस किसी से हमने ट्रांसपोर्ट का पैसा ले लिया होगा कवर करने के लिए, फ्री में तो उसको देंगे नहीं, तो वो भी कैश आउटफ्लो हुआ होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, हमने कुछ इंटरेस्ट पे किए होंगे, कुछ हमने इंटरेस्ट रिसीव किए होंगे, कुछ कमीशन हमने पे किए होंगे, कुछ हमने कमीशन रिसीव किए होंगे। इस तरह से हमें प्रॉफिट और लॉस में एडजस्टमेंट करके हमें प्रॉफिट मिला होगा, वो प्रॉफिट हमने कैपिटल में ट्रांसफर करा होगा। कुछ पूरे ईयर में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किए होंगे, कुछ हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए होंगे, तो उसकी वजह से भी कैश इनफ्लो हुआ होगा और कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो ये पूरे सिनेरियो का हमें एक स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किस तरह से बनता है, स्टेटमेंट वही बनता है जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जैसे आपने बैलेंस शीट बनाई, वैसे ही एक फॉर्मेट होता है। और उस फॉर्मेट में जो सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है कि कितना कैश इनफ्लो हुआ आपका पूरे साल में और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, वो जो फॉर्मेट में हम कुछ डालेंगे उस चीज को हम बोलेंगे स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को अगर मैं लॉ की लैंग्वेज में कहूँ तो एक डॉक्यूमेंट होगा आपका, जिसमें आपका सब कुछ पूरे साल में बिजनेस में
कैश इनफ्लो कितना हुआ किस वजह से, और कैश आउटफ्लो कितना हुआ और किस वजह से, ये सारी डिटेल होंगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपसे कहूं तो सपोज करो कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका। अब यहां पे अगर मैंने परचेस करी 1 लाख की और मैंने सेल करी 2 लाख की, तो ना ही मेरे को यहाँ पे सेल का अमाउंट लिखना है, ना ही मेरे को यहाँ पे परचेस का 1 लाख अमाउंट लिखना है। मेरे को जो लिखना है वो लिखना है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे? क्योंकि ये चैप्टर में आगे करोगे आप तो आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको एक बैलेंस शीट दे देंगे। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, तो आप थोड़ा और क्लियर होंगे। तो देखिए सम किस प्रकार के होंगे। ये तो छोटे सम्स है, ये रहा। तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन 6, ये इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दी है और ये ओपनिंग दी है। 31/3/2016 को मैं 1/4/16 ओपनिंग भी कह सकता हूँ। यहाँ पे जो आपको जनरल रिजर्व दिया है, ना ही आपको ओपनिंग क्लोजिंग लेना है, ना ही आपको ओपनिंग लेना है, आपको डिफरेंस का अमाउंट लेना है, क्योंकि वो डिफरेंस ही है जो आपको बताएगा वो इनफ्लो हुआ कैश या आउटफ्लो हुआ। तो ये छोटी सी गाली एक पॉइंट थी कि आपको हमेशा यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट ही नोट करने का होगा। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पूरा बनता है, ये फॉर्मेट होता है, वो टोटल 3 एक्टिविटी में डिपेंड है। मैं आपको 3 एक्टिविटी समझाता हूँ कौन सी एक्टिविटी पे डिपेंड है। तो कैश फ्लो जो यहाँ पे डिपेंड है, कैश फ्लो सबसे पहले वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड है फाइनेंस एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? मतलब पूरा आपका फर्म का परचेज आना, सेल जाना, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, मजूरी भरना, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सारा जो भी ऑपरेशन वर्क होता है ना आपका, ऑपरेशन वर्क समझते हो, वो जिससे परचेज सेल एंड ये सब चीजें होती है। बिजनेस का ऑपरेशन वर्क क्या होगा? परचेज करना, सेल करना। सेल करा, डेटर बने, डेटर से पैसा लिया, बीआर से बिल्स रिसीवेबल, बिल्स बनाए, ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स, ये सारी क्या चीजें होती है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, जिससे ऑपरेशन से रिलेटेड हो, वो आपकी क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल दो तो सपोज करो एक फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी ने परचेस करी, सेल करी, दवाइयां बनाई, दवाइयों पे जो भी खर्चा हुआ, लेबर्स को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, वो बिल्डिंग के अंदर जो भी उसका भाड़ा पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या आती है? ये सारी चीजें ऑपरेटिंग अकाउंट में आती है। इन्वेस्टिंग अकाउंटिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा सारे कंटेंट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट है, सारे कंटेंट जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट है, और सारे कंटेंट जो कि फाइनेंस एक्टिविटी की बात है। कंटेंट मतलब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल, इन सबको मैं कंटेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, जैसे आपको क्लैरिफाई हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपसे कहा था कि वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम कंटेंट रीड करेंगे तो आपको और क्लैरिफाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने किसी कंपनी के
शेयर परचेस करूं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर मैं किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड परचेस करूं वो भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर मैं किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर परचेस करूं वो भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और शेयर परचेस करने के बाद ऐसे तो परचेस करूंगा नहीं, उसके शेयर परचेस करूंगा, उस पे मेरे को मिलेगा डिविडेंड। तो डिविडेंड क्यों मिला? डिविडेंड तब मिला जब मैंने इन्वेस्ट करा था। तो वो डिविडेंड जो मिला इसका वो भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। म्यूचुअल फंड पे भी एक डिविडेंड होते हैं। म्यूचुअल फंड काफी ऐसे होते हैं जो ईयरली डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो हमें मार्केट वैल्यू पे हमें डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करते लेकिन रिटर्न्स देते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, कोई म्यूचुअल फंड है जिसपे मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड पे आउट हो रहा है उसका, तो वो भी डिविडेंड क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होगा। प्रेफरेंस शेयर जब मैं परचेस करता हूँ तो इसके ऊपर मुझे एक डिविडेंड मिलता है 10% या 15%, जो भी पर्सन के प्रेफरेंस शेयर हो, तो वो भी डिविडेंड क्या हो जाएगा, वो भी कवर किधर होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मतलब जो भी चीज जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो कवर होंगी यहाँ पे, और उसके रिलेटेड मुझे जो भी इनकम होगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होगी। जैसे कोई भी एक्टिविटी ऑपरेशन के रिलेटेड खर्चा हो रहा था तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा रहा था, और जो भी कुछ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसके ऊपर मेरे को कोई इनकम हो रही है या कोई खर्चा हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। अब लास्ट आते हैं फाइनेंस एक्टिविटी। फाइनेंस एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंस एक्टिविटी वो रिलेटेड होती है फाइनेंस से। अब कंपनी की बात करूं मैं तो आपको एक चीज बताऊं कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, तो वैसे ही ये फाइनेंस एक्टिविटी होती है। अगर मुझे कंपनी में कैश चाहिए तो आपने अभी रिसेंटली जो सुन रहे होंगे, आपने आईपीओ सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी बिजनेस छोटा सा होता है, उसे एक्सपांड करना होता है तो उसे बंदे को, जो भी उस कंपनी का ओनर होगा या डायरेक्टर होगा, उसके पास इतना कैश नहीं होगा कि वो अपने फर्म को बियॉन्ड लेवल लेके जाए, अपने सोच से भी ऊपर ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाए। तो वो क्या करता है, अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू करता है, या अपने कंपनी के डिवेंचर्स मार्केट में इशू करता है। देखो शेयर्स आईपीओ से रिलेटेड नहीं है, और सॉरी डिबेंचर्स आईपीओ से रिलेटेड नहीं है, शेयर्स आईपीओ से रिलेटेड। वो मार्केट में जाएगा और कहेगा मेरी कंपनी के शेयर ले लो, मैं इतने में बेच रहा हूँ, आप मुझे पैसा ले लो, शेयर ले लो। तो ये जो एक्टिविटी है ये फाइनेंस एक्टिविटी में कवर करेगी। अब कोई आपकी कंपनी में शेयर परचेस करेगा तो फ्री में तो नहीं करेगा, वो होप करेगा कि आपकी कंपनी उसे डिविडेंड दे, और आपको करना भी पड़ेगा अगर आप अपनी कंपनी में से प्रॉफिट कमाओगे। और वो जो डिविडेंड है, अगर आप पे करते हो उन शेयर्स जिनको आपने शेयर अलॉट किए थे उनको, अगर डिविडेंड पे आउट, जैसे यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेस करते हो और वो अगर आपको डिविडेंड पे करता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत कवर हो गए। वैसे ही अगर कोई आपके शेयर्स परचेस करता है और आप उस शेयर्स पे डिविडेंड देते हो तो ये फाइनेंस एक्टिविटी में कवर होगा। और भी काफी चीजें फाइनेंस एक्टिविटी में कवर होगी, विद लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों कवर होगी, और ये मैंने कवर करा होगा जैसे जैसे मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा आपको, मैंने कवर कराया कि ये चीज यहाँ क्यों आती है। अब मैं तीनों ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटी अगर एक साथ समझाने जाऊंगा तो समझ तो लोगे, लेकिन जब सम करोगे तो फ्लैशबैक लाना मुश्किल पड़ेगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पहले एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सम करवा दूं और इलस्ट्रेशंस भी करवा दूं, फिर मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझाऊं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी सम करवाऊं और उसके इलस्ट्रेशंस करवाऊं, और फिर फाइनेंस एक्टिविटी के भी सम्स और इलस्ट्रेशन करवाऊं। तो क्या होगा, यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी अच्छी होती जाएगी। तो नेक्स्ट अभी जो मैंने वीडियो कवर की होगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप 1 2 3 4 बहुत ही बेसिक लेवल में मैंने आपको वहां पे सिर्फ कवर करवाया है कि कौन सी चीज कहाँ आती है।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कौन से है, इलस्ट्रेशन 1 और 2 और 3 अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक वे में आपको समझाने की पूरी ट्राई की है। अगर समझ में नहीं भी आया हो तो गारंटीड है, अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा अलग है। जो आप अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस करते हुए आए हो, अभी तक आपने जो रिटायरमेंट एडमिशन के सम किए, वो चैप्टर से ये थोड़ा चैप्टर बिल्कुल हटके है। लेकिन गारंटीड है, अगर आप सेकंड थर्ड टाइम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कैश फ्लो कुछ नहीं, जो भी आपकी कंपनी का कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, उसका हम स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ जानना जरूरी है कि कौन सी कंटेंट, जिसको मैं कंटेंट कह रहा हूँ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ये कंटेंट हो गया, लॉन्ग टर्म ये कंटेंट हो गया, ये कहाँ कहाँ यूज होंगे। और पूरा कैश फ्लो 3 एक्टिविटी में है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। शुरुआत ऑपरेटिंग है, सेकंड इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंस। ठीक है, तो ये पूरा कवर होने वाला है। तो मेरे इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 आप देख लो एक बार अच्छे से। तो आपको एक बार जब इलस्ट्रेशन में करवा रहा हूँ अभी फिफ्थ, तो वो जब करूंगा तो आपको और क्लियर कट व्यू समझ में आएगा। जब आप मेरे इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 एंड 3 एंड 4 वो उसके वीडियो आप देख लो। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने सॉरी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप वहां से ये इलस्ट्रेशन देख लीजिए। उसके बाद मेरा कहना माना कि उसके बाद ये वाला जो इलस्ट्रेशन है और सम जो कि एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो देखना। तो होप कि आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएंगे, और ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी समझ में आ चुका होगा तीनों एक्टिविटीज में कि आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सम कवर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। चलो थैंक यू सो मच। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले कैश फ्लो के इलस्ट्रेशंस और सम्स जो बुक्स में है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम करने वाले हैं सम नंबर 5। ये सम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 4 मार्क में इस तरह के सम नहीं पूछे जाते। लेकिन ये सम करने का रीजन ये है कि ये सम से हमारा जो मजबूत होता है वो होता है बेस। तो बेस को मजबूत बनाने के लिए हम ये सम कर रहे हैं इस वीडियो में। ये सम नंबर 15 और इसके जैसा ही एक इलस्ट्रेशन होगा, इलस्ट्रेशन आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 5 होगा, और ये दोनों अपन कवर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपना बेस मजबूत बनाना है। तो मैंने आपको समझाया होगा कि कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है। सबसे पहले ऑपरेटिंग होती है, उसके बाद इन्वेस्टिंग होती है, और उसके बाद फाइनेंस एक्टिविटी होती है। तो ये तीनों एक्टिविटी में से सबसे ज्यादा मैं अगर 90% वेटेज दूं कि कौन सी एक्टिविटी का सम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, देखो ये तीनों एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी का अब तक का ट्रेंड चल रहा है। मतलब आपको एग्जाम में क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी का सम आता है, और ट्रेंड सबसे अच्छा चल रहा है जो वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो एग्जाम में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सम ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज कहूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक। एंड हम इलस्ट्रेशन 5 और ये सम नंबर 15 जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी कर रहे हैं, उसका रीजन यही है कि हमें क्या करना है, हमें अपना बेस मजबूत बनाना है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे कैश फ्लो का सम अगर आपको करना हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे फॉर्मेट किस प्रकार का एग्जाम में बनाना है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट की पीडीएफ है ना, मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ। जस्ट खाली आपको क्या करना है, आपको 9725714309 ये नंबर पे आप मुझे खाली व्हाट्सअप कर दीजिए। उसमें आप अपना खाली नेम, क्लास एंड आपको जो पर्पस चाहिए, मीन्स के आपको क्या चाहिए, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेटमेंट चाहिए। तो आप लिख देना यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेटमेंट।
तो मैं आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ स्टेटमेंट जो ये कैसे बनाया है मैंने। और ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेते हो तो इसके अलावा ये जो कंटेंट है इसके अलावा मैं समझता हूँ कि 0.5% है चांसेस आने के। मैंने सारे कंटेंट इस फॉर्मेट में कवर कर दिए। सबसे पहले देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से लेस करिए ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए और क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करके यहाँ पे आप लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों चीजें नहीं दी गई होती है और डायरेक्ट ही आपको प्रॉफिट दिया गया होता है जिसको हम प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर या प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे उस टाइम। अब क्या करोगे, उस प्रॉफिट में से यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आएगा उसमें से आप लेस करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3 एंड इलस्ट्रेशन 4 में आपको समझाया हुआ है कि कौन सी इनकम्स, कौन से एक्सपेंस ऑपरेटिंग है और कौन से इन्वेस्टिंग है और कौन से फाइनेंस एक्टिविटी में। तो ये तीनों एक्टिविटी में कौन से इनकम एक्सपेंस जो भी है वो कहाँ जाएंगे, मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड 4 1, 2, 3 एंड 4 में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो आप पहले एक बार वो वीडियो देख के आना। अगर आपको पता है कि ये कौन सी एक्टिविटी कहाँ जाएगी तो आप ये इलस्ट्रेशन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको जिन्होंने ये 1, 2, 3, 4 नहीं देखे उनको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी इनकम्स जो कि नॉन ऑपरेटिंग है, तो पीएनएल की आइटम, इन शॉर्ट में आपको कहूँ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम्स आती है ना, आपको इतना पता होगा फाइनल अकाउंट का सम करके आए होंगे कि कौन से एक्सपेंसेस और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के हैं और कौन से ट्रेडिंग अकाउंट के हैं। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम्स होंगे वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, तो वो यहाँ से लेस किए जाएंगे। जैसे आपको कहूँ कि इन्वेस्टमेंट सेल करना, एसेट सेल करना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करना या डिविडेंड रिसीव करना या रेंट इनकम एसेट के ऊपर रिसीव करना, ये सारी जो भी इनकम होती है वो नॉन ऑपरेटिंग होती है। क्योंकि आपने एसेट परचेस करी होती है, इट मींस वो आपका इन्वेस्ट हो गया और रेंट उसके ऊपर मिलना वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं कवर होगा। इस तरह से सबके यही है, जहां पे भी एसेट और इन्वेस्टमेंट है तो ये वहीं पे ही शो होंगे, ऑपरेटिंग में नहीं शो होंगे। तो हमें ऑपरेटिंग में से सारे इनकम जो ऑपरेटिंग के नहीं है वो लेस करने हैं। उसके बाद हमें इनकम जो हमने ऐड करे थे वो लेस करना, ठीक है। अभी हमने जो कैश के जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट एमोटाइज, ठीक है, लॉस ऑफ एंड सेल ऑफ एसेट, ये एक्चुअली में आपके कोई कैश पे लॉस नहीं हुआ होता है, ये जस्ट आपकी एसेट की वैल्यू डाउन हो जाना। जहां पे भी आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो हम जो ये डिक्रीज का अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। बट अगर आप देखने जाओ तो एक्चुअल में ये आपका इन कैश लॉस नहीं है। इन कैश लॉस मेरा वर्ड का मतलब समझो, इन कैश लॉस हमारे कोई कैश नहीं जा रहा बैंक में से, लेकिन हमारा नुकसान जरूर हो रहा है। तो ये सारे जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं या इनकम टैक्स का प्रोविजन होता है, ठीक है, या कोई फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस साथ में है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे खर्चे होते हैं, लेकिन इन कैश लॉस नहीं होते एक्चुअल में, लेकिन वो एक्चुअल में लॉस होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये बना रहे हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमें यहाँ पे कैश रिलेटेड रखना है। तो ये सारे जो भी खर्चे होते हैं ये वापस ऐड किए जाते हैं पीएनएल में। रीजन बता रहा हूं क्यों। उसके बाद आपके जो भी फाइनेंस एक्सपेंस होते हैं, फाइनेंस एक्सपेंस मतलब इन कैश आपने दिए हो, तो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये दोनों चीजें है ना, ये दोनों फाइनेंस एक्टिविटी के हैं, तो ये वहां शो होंगे। तो पीएनएल में ये शो हुए तो हम इसको वापस क्या कर देंगे, वापस इसको ऐड कर देंगे। फिर क्या होगा, आपने नॉन
ऑपरेटिंग इनकम लेस करने के बाद और नॉन कैश ट्रांजेक्शन ऐड एंड फाइनेंस एक्सपेंस ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा ना, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो हमें चाहिए होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और उसके लिए हमको ये लोग P&L का बैलेंस देंगे या बैलेंस शीट देंगे। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के नहीं देंगे, आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नहीं देंगे, आपको जस्ट आइटम्स दे देंगे। उस आइटम्स को बाइफरकेट करके आपको इस तरह से कंटेंट डालने हैं और आपको निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर आपका जब ये निकल जाए उसमें से आप ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। देखो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ये दोनों कंटेंट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं। ये दोनों कंटेंट भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के है। तो जब कभी भी आपकी एसेट डिक्रीज हो तो हमें ऐड करना है रीजन। करंट एसेट डिक्रीज हुई, इन शॉर्ट क्या हुआ कि मेरी करंट एसेट है वो कम हो गई, तो कम हुई होगी तो मैं एज्यूम करता हूँ वो सेल ही हुई होगी। तो यहाँ पे जो आपकी करंट एसेट जो कम हो गई इट मीन्स आपकी सेल हुई होगी, तो कैश इनफ्लो हुआ होगा, इस वजह से हम इसको करेंगे ऐड। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हुई, इट मीन्स हमने कुछ परचेज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगी वो भी यहाँ पे ऐड की जाएगी। ये सम करेंगे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। देन इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर आपकी करंट एसेट में इंक्रीज होता है तो देखिए डिक्रीज में हम ऐड करते थे तो इंक्रीज में हम इसको लेस करेंगे, वैसे लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा था तो ऐड कर रहे थे, तो डिक्रीज करेंगे नहीं, डिक्रीज होगी तो लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, ये जो आपका वर्किंग कैपिटल का वो यहाँ पे ऐड करके फिर इसको लेस करेंगे। फिर आपने जो टैक्स पेड किया होगा प्रीवियस ईयर में वो यहाँ पे आप लेस करके जो भी आंसर आएगा आपका ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये फॉर्मेट को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। अभी हम करेंगे सम नंबर 15।